सो होप यू ऑल आर फाइन गाइज। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत ही मैं अपने इंट्रो से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली अपनी जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं उतने वीडियोस में किसी ने भी ऐसा कोई अच्छा सा सपोर्ट नहीं दिखाया है, ना ही कोई सब्सक्राइब कर रहा है और ना ही कोई मेरी चैनल पे वीडियोस को लाइक कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस वीडियो में अपने इंट्रो को ही पहले दे दिया जाए। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ कि आज है 22 जनवरी, जिस दिन मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको पीछे से बम भड़ाकों की और बड़ी बड़ी आवाज़ें आती है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि आज मैं इन बम भड़ाकों को तो रोक नहीं सकता और मेरे को वॉइस ओवर भी करना ही था, तो मैंने ऐसे ही वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया ताकि ये वीडियो टाइम पे आ सके। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द हिरोशिमा नागासाकी इंसिडेंट। उस दिन क्या हुआ था, वहाँ पे किस देश ने और क्यों वहाँ पे बम गिराए थे, हुआ आखिर क्या था, उन मासूम लोगों की ऐसी क्या गलती थी जिसके वजह से उन पर न्यूक्लियर अटैक किए गए, वो भी ऐसे कोई छोटे मोटे अटैक नहीं, पूरे न्यूक्लियर अटैक, जिससे कि किसी का बचना तक मुश्किल था। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और एक बार मैं आपको फिर से कहता हूं कि प्लीज गाइज, अगर आप वीडियोस देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। तो इस एफर्ट की आप कद्र करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, इन पटाखों की आवाज़ों को प्लीज़ ज़्यादा ध्यान में मत लीजिएगा, इग्नोर। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, और ये पहली बार था जब किसी वॉर में परमाणु बम का उपयोग किया गया था। तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पहली बार किसी शहर पर, किसी देश पर इस तरह परमाणु बम गिराए गए थे। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि वो किस टाइम पर वो घटनाएं हुई थी और कैसे उन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि यूरेनियम का उपयोग करने वाला एक गन असेंबली पार्टीशन बॉम्ब था। जबकि नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब का नाम फैटमैन था, जो कि एक प्लूटोनियम का उपयोग करने वाला विस्फोटक विखंडन यानी पार्टीशन बॉम्ब था। पहला परमाणु बम जो कि हिरोशिमा पर गिराया जाता है, जिसका नाम लिटिल बॉय था, 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर B-29 बम वर्षक एनोला गे से हिरोशिमा पर गिराया जाता है। और फैटमैन नाम का दूसरा बम नागासाकी पर बॉक्सकार से गिराया जाता है, जो कि 9 अगस्त 1945 को सुबह 10:02 पर AB-29 बम वर्षक द्वारा गिराया जाता है। और मैं एक बार फिर से इस छोटी सी बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भाई, इन पटाखों की आवाज़ को एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ले लेना, क्योंकि इनको मैं बंद नहीं करवा सकता। सो प्लीज़ मैनेज करना। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब तो गिरा दिए गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन हमें इस बारे में जानना है कि वो बॉम्ब आखिर बनाए किसने थे। हाँ, हमें पता है कि वो बॉम्ब अमेरिका द्वारा बनाए गए थे, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था। तो हो सकता है कुछ लोग आप में से जान ही चुके होंगे कि इसके पीछे किसका हाथ था, क्योंकि आप लोगों ने वो मूवी तो देखी ही होगी। तो इस बॉम्ब को बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे थे। और इसी के बाद दूसरा नाम आता है एडवर्ड टेलर, जो कि इस प्रोजेक्ट में ऐड किया गया सबसे पहला वैज्ञानिक बताया जाता है। और इसी प्रोजेक्ट में कुछ और नाम भी थे, जिनमें से थे लियो ज़ीलार्ड और एनरिको फर्मी, जिन्होंने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। और अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस यूरेनियम 235 को अलग करने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रक्रिया के प्रोग्राम के हेड थे। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो आदमी देखरेख कर रहा था वो खुद ही एक साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि वो यूएस आर्मी का एक ब्रिगेडियर था, जिसका नाम था जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि इस प्रोजेक्ट में कितने लोग काम कर रहे होंगे। 100, 200, 1000, 2000? नहीं, इस प्रोजेक्ट में पूरे के पूरे 1 लाख लोग से भी ज्यादा लोग काम कर रहे थे। तो अब इतना कुछ तो हम जान चुके हैं, लेकिन अपने मन में एक और सवाल आता है कि क्या रीजन थे कि अमेरिका को जापान पर बॉम्ब गिराने पड़े, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अब हम इसी के बारे में जानेंगे कि वो क्या रीजन थे जिसके वजह से अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब्स गिराए थे। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन बताया जाता है कि जापान द्वारा बिना किसी शर्त के सरेंडर न करना, क्योंकि जापान अपने राजा को बचाना चाहती थी और अमेरिका द्वारा अपने ऊपर कब्जा न करने देना चाहती थी। और जापानीज उस टाइम अपनी वॉर टेस्टिंग भी चाहते थे, ताकि वो वॉर में अपने परफॉर्मेंस को देख सकें कि वो किस तरह वहां पर अपनी वॉर में खड़े हो रहे हैं।
तो अमेरिका बिना किसी शर्त के सरेंडर चाहती थी, लेकिन जापानीज ऐसा करना नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब यही निकलता था कि वॉर को कंटिन्यू करना। तो 9 और 10 मार्च को टोक्यो बमबारी जैसे कई अभियान अमेरिका ने चलाए थे, जिसमें कि टोक्यो में कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन जापान ने फिर भी सरेंडर करने से साफ तौर पर मना कर दिया था और इन बमबारियों को इतिहास में किए गए सबसे बुरे कृत्यों में से एक माना जाता है। यानी कि ये इतिहास के सबसे खराब चीजें मानी जाती हैं कि जो उस टाइम पीरियड में चल रही थी, जिसने कई हजार लोगों की जान ले ली थी। हालांकि वहां पर मरने वाले लोगों की संख्या अभी भी पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताती हैं कि उस टाइम पर आग लगाने वाले बॉम्ब से लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कहीं न कहीं 10 लाख लोग बेघर हो गए थे। इस चीज के चांसेस बढ़ते जा रहे थे कि अमेरिका द्वारा जमीन पर आक्रमण करने से उनके अपने ही लोगों की मौत होगी, यानी कि उनके अपने ही लोग उस टाइम पर मारे जाएंगे अगर वो धरती से यानी कि भूमि से अटैक करते हैं। तो इसी बीच में उनके परमाणु हथियार ने उनके लिए एक स्पेशल रोल अदा किया, जो कि वॉर को जल्दी खत्म करने की एक मशीन थी। तो जापान पर न्यूक्लियर अटैक करने का एक और रीजन बताया जाता है कि 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराने के 2 दिन बाद ही सोवियत यूनियन जापान पर वॉर घोषित कर देती है। अब क्योंकि अमेरिका पहले से ही जापान के साथ वॉर में था, तो अमेरिका अपनी आर्मी शक्ति को दिखाने के लिए और साथ ही साथ जापान को सरेंडर करवाने और जापान से सोवियत यूनियन को दूर रखने के लिए जापान पर एक और न्यूक्लियर अटैक कर दिया। इसी रीजन की वजह से दोनों सुपर पावर्स के बीच में संबंध थोड़े खराब हो गए, जिसकी पूरी भड़ास कोल्ड वॉर में निकाली गई। तो कोल्ड वॉर एक अलग टॉपिक है, तो हम इसे किसी और वीडियो में देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि ये वॉर क्यों हुई थी। तो हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब विस्फोट ने पूरी दुनिया और जापान पर एक अलग ही इफेक्ट डाल दिया था, जिसने की पूरी हिस्ट्री की डायरेक्शन ही चेंज कर दी थी। बताया जाता है कि शुरू के विस्फोटों में हिरोशिमा में लगभग 70,000 और नागासाकी में लगभग 40,000 लोगों की मौत हो गई थी और बाद में चोटों की वजह से, घायल होने की वजह से, जलने की वजह से और रेडिएशन की वजह से जो लोग मरे थे उनको तो इस गिनती में भी नहीं लिया गया शायद। तो नागासाकी विस्फोट के एक दिन बाद ही 10 अगस्त 1945 को जापान अपनी नेबर कंट्रीज की शर्तों को मानते हुए सरेंडर कर देता है और अमेरिका के जापान पर कब्जा करने के बाद अमेरिका के जापान पर बहुत ही यूनिक इफेक्ट थे। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दुनिया पर इसके बहुत ही अलग प्रभाव थे, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुई और पूरे दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स बहुत ही पॉपुलर हो गई। और इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट माना जाता है कोल्ड वॉर को, क्योंकि उस वॉर में दुनिया की सबसे बड़ी 2 सुपर पावर्स आपस में छिड़ी थी और उस दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट यानी कि न्यूक्लियर अटैक तो कर दिए गए थे, लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी आज तक कभी भी वॉर्स में न्यूक्लियर अटैक नहीं किए गए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर आम आदमी यही सोचता होगा कि ऐसा मंजर किसी भी देश को कभी भी न देखना पड़े, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि इस वॉर में कितने सारे लोगों की जान चली गई, कितने सारे लोगों के घर उजड़ गए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की न्यू वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।